नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आप देख रहे हैं इलेक्शन IRA। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं। 10 फरवरी को पहले चरण में मथुरा की 5 विधानसभाओं पर भी मतदान होना है और इसी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज हम अलग अलग दलों के युवा नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस तरीके के दावे कर रहा है, किसे कितनी उम्मीदें हैं, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे और किसके क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर उसकी सफ़ेद ज़्यादा कमीज कौन ऐसा कह पा रहा है। इसको जानने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य और वर्तमान में इलेक्शन मैनेजमेंट में पूरा डिजिटल का जो कार्यभार है उसे देखने वाले अनुराग चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। इधर हम देखें तो कांग्रेस के युवा नेता अनामधन्य तिवारी हमारे साथ हैं। यहाँ बसपा प्रत्याशी श्री SK शर्मा जी के समर्थक डॉक्टर राघवेंद्र हमारे साथ हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी युवा के महानगर अध्यक्ष सतीश पटेल हमारे साथ हैं। तो जल्दी से शुरुआत हम करेंगे। वैसे तो जहाँ जो सत्ता में होता है उसके साथ शुरुआत करके ये जानने की कोशिश की जाती है कि वो कहाँ खड़ा है, लेकिन पहले हम SK शर्मा के समर्थक डॉक्टर राघवेंद्र से बातचीत करके जानेंगे कि आखिर उनकी चुनावी मुहिम कहाँ तक बढ़ गई है। आप सभी का इस पूरी बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राघवेंद्र, क्या लग रहा है, कहाँ जा रही है SK शर्मा की चुनावी नैया? धन्यवाद अनूप जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम 80,000 से ऊपर पे चल रहे हैं और निश्चित ही हमारी विजय होगी। हमारी टक्कर में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। सतीश पटेल साहब, बताइए कि बाहर से आए हुए आपके देवेंद्र अग्रवाल कितना आगे बढ़ पाए हैं? हम जीत के कगार पर हैं पूरी तरीके से। बाहर के नहीं कह सकते हम, क्योंकि सादाबाद भी कुछ दिन पहले हमारे मथुरा जनपद, कुछ दिन पहले नहीं, कई वर्षों पहले कहिए। कई वर्षों पहले 2000 में हुआ था शायद, तो यहीं के ही हैं। अभी उन्होंने मकान भी यहाँ ले रखा है। अब बाहर के यूँ नहीं कह सकते, मकान भी चंदनवन में और उसके तंदूरा में 2 मकान ले लिए हैं उन लोगों ने। तो सक्षम है, 2 क्या 4 मकान ले सकते हैं, लेकिन मकान लेने से वो यहीं के हो जाएंगे। हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, तो यहीं रहेंगे जनता की। अब यहाँ पे हम अनामधन्य तिवारी से बात करना चाहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति क्या है? क्या कहीं कुछ डावाडोल हुआ है बदले हुए समीकरणों की वजह से? अनूप जी, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। दूसरी बात ये कि हम जीत के बिल्कुल कगार पर हैं और कम से कम 40,000 वोटों से हमारी विजय होगी। कैसा है आंकड़ा, कहाँ से आया ये आंकड़ा? आप किसी भी गली मोहल्ले में जाइए, इस भाजपा से गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भाजपा से पीड़ित ना हो। अनुराग, आपकी तरफ अब मैं आ रहा हूँ। आपने तीनों को सुन लिया। सबसे पहले तो बताइए कि कैसी चल रही है आप लोगों की चुनावी यात्रा? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पिछले 5 सालों के कार्यकाल में हमने सभी वर्गों का समान रूप से विकास किया है, तो उसी को लेकर के हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं। सभी वर्गों का विकास किया है। यहाँ ये कहते हैं कि चाहे वो निर्बल वर्ग हो या सबल वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, सब परेशान हैं भाजपा से। देखिए, ये तो इनका राजनीतिक कटाक्ष है। बाकी आप जाइए जनता में देखिए कि हमारी सरकार ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति, बिना किसी पंथ के भेदभाव के सभी को समान अवसर, सभी को समान लाभ, सभी को समान। आपने सुना आपके बगल में खड़े हुए बसपा समर्थक, SK शर्मा समर्थक कहते हैं कि 80,000 से जीत रहे हैं। वो कहते हैं हम जीत के कगार पे, ये कहते हैं हम जीत के कगार पे हैं। क्या वास्तव में पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस वाले चुनाव में कड़ी टक्कर मिल रही है भाजपा को? देखिए, पिछली बार भी यही था कि हम जीत के कगार पे हैं, ये जीत के कगार पर ही रहेंगे। और भारतीय जनता का प्रत्याशी पिछली बार भी 1 लाख से अधिक वोट से जीता था, इस बार भी 1 लाख से अधिक वोट से ही जीतेगा। 80,000 पर आप हैं, 1 लाख से अधिक ये जीत रहे हैं। देखिए, कहने को कोई कुछ भी कह दे, बट सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही वोट नहीं डाल रहा है। ये आपने कहाँ से एक्सरे कर लिया? कौन सा आपने क्या थर्मामीटर डाला है? ये एक्सरे मैंने नहीं किया, ये जन जन की पुकार है। हर गली में जिंदाबाद मुर्दाबाद SK शर्मा के सफर तक तो कर नहीं रहे माननीय मंत्री जी का। और यदि माननीय मंत्री जी इतने ही सक्षम होते, इतना उन्होंने विकास किया होता, तो माननीय राष्ट्रीय हमारे गृह मंत्री गली गली में पर्चे थूक चाट के नहीं मार रहे होते और कोरोना का बढ़ावा नहीं दे रहे। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रचार का सवाल है तो ये तो हर राजनीतिक दल का अपना एक तरीका होता है और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि चूंकि जो कुछ भी है आज भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, वो सब जनता के आशीर्वाद से ही हैं। आप सहमत हैं अनाम इनके उससे कि हाँ विरोध का सामना, बदले हुए हालात का सामना कर रही है भाजपा और इसीलिए बड़े? अनूप जी, 100% आप कोरोना काल से देख लीजिए, आपके मंत्री जी जो मंत्री रहे और कद्दावर नेता हैं और जेट प्लेन से मथुरा आए,
क्योंकि वो सब लोग जानते हैं, गृह मंत्री के बहुत करीबी हैं वो। सबसे बड़ी बात, आपके मंत्री हैं, ऑक्सीजन की, मेरे घर में मौतें हुई हैं कोरोना से, मैंने अपने जीजाजी को खोया है। ऑक्सीजन के लिए आप देखिए रिफाइनरी पे क्या हालत हुआ करते थे। ये लोग धरातल पे तो है नहीं है, ये तो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी गरीब थे। हाँ, गरीब आप सुनो, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं ये लोग, ये गरीब की कभी नहीं सुनते हैं। लॉकडाउन में 10-10 किलो अनाज बांटने से कभी आपको वोटर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए, ये कोई 10 किलो अनाज बांटने का विषय नहीं है। जिस समय पूरा विश्व एक बहुत बड़े संकट में था और दुनिया के सामने रोजी रोटी का संकट था, जो हमारे दिहाड़ी मजदूर थे या रोज़ कमाने वाले थे, उनके सामने जो रोजी रोटी का संकट था, ऐसे समय में एक संवेदनशील सरकार का जो कर्तव्य होता है कि कम से कम हम लोगों को सहज रूप से उनके रोटी की तो व्यवस्था कर सकते हैं। कोरोना काल में कांग्रेस के समर्थक कहते हैं कि कोरोना काल में सरकार ने सही काम नहीं किया। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कहीं नज़र नहीं आई भाजपा वाले। आज स्थिति ये है पूरे प्रदेश में कि कूट कूट के पीट के भगाए जा रहे हैं। आप अपने मथुरा जनपद की देख लीजिए। लेकिन क्या इसे अच्छा मानते हैं? ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है क्या? नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए तो ऐसा है, जब प्रत्याशी जो आया तो चुन के भेजा है, वो काम नहीं करेगा, जनता क्या करेगी बताओ? क्या वास्तव में ऐसे हालात हैं या ये लोग कुछ बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं? देखिए, इनका काम तो कहने का है। मैं खुद पूरे कोविड के काल में लोगों के बीच में रहा और जहां से मेरे पास करीबन सैकड़ों फ़ोन आए, ऑक्सीजन की व्यवस्था रही हो, बेड्स की व्यवस्था रही हो, चाहे अन्य कोई भी मदद रही हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी जनता के बीच में रहे और सबको जो भी मतलब अपनी तरफ से प्रयास थे वो सब हम लोगों ने किए। राघवेंद्र जी, एक कहा जा रहा है कि एसके शर्मा बदले की भावना से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सिर्फ ये है कि मेरे अंदर अब मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है, मेरी बेइज्जती हुई है, मैं बदला लेके रहूंगा। क्या ये सही पॉलिसी मानी जाएगी? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या ये सही है? देखिए, आपका ये कथन सरासर गलत है कि एसके शर्मा बदले की भावना से चुनाव लड़ रहे हैं। एसके शर्मा जनता और अपने कार्यकर्ता के सम्मान में चुनाव लड़ रहे हैं। बिजली जो है 2 रुपये 30 पैसे में या 2 रुपये 50 पैसे में, 52 पैसे में थर्मल पावर से बनती है। इस देश के अंदर 3,62,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रेजेंट सरकार में, प्रेजेंट अंतर्राष्ट्रीय मंत्री ने एक थर्मल पावर यूनिट नहीं लगाई। बड़े आरोप हैं, बड़े आरोप हैं। देखिए, आरोप तो राजनीति में चलते रहते हैं। नहीं तो फिर इस पे आप लोगों को फिर अपना पक्ष भी तो रखना पड़ेगा। आरोप कह के वो चुप हो जाए, आप कुछ ना कहें तो फिर लगेगा ना कि उनके आरोप सही जा रहे हैं। लेकिन आप बताइए, 70 साल में बिजली महंगी नहीं है, आम आदमी कहता नहीं है, लोगों तक बिजली पहुंचा नहीं पाए। कितनी भी सरकारें रही, चाहे इनकी रही, चाहे किसी की भी रही, हमने लोगों को घर घर तक बिजली पहुंचाई। और जहाँ तक दाम का सवाल है तो डिस्कॉम का जो घाटा था, इन्हीं लोगों ने हमको एक कंगाल बिजली बोर्ड बना करके दिया था। ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने लूटने का काम किया, मीटर लगवाए, मीटर के नाम पे कितना बड़ा घोटाला था। आप ये देख लीजिए, कह रहे 17 साल में कुछ नहीं हुआ। आज उनकी उम्र भी नहीं है, उससे पहले से लाइट चल रही है यहाँ, क्या नहीं हुआ? पहले की लाइट और अब की लाइट में अंतर तो है ना पटेल साहब, इसे तो महसूस करते होंगे। नहीं, कोई अंतर नहीं है, बताओ। अब नहीं, 24 घंटे नहीं मिलती है। अरे कहाँ मिल रही है? अभी देख लो, इलेक्शन में गांव में नहीं मिल पा रही। नहीं, 24 घंटे आपके घर, आप शहर में रहते हैं, आपको आती है कि नहीं आती? सही ईमानदारी से बताइए। कटौती में जाती है लाइट। हमने तो लखनऊ भी इंदिरा भवन में शिकायत की थी। आपके पास है ये जनता को पता है कि मथुरा में पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। ये किसी के कहने से की बात नहीं है। जब तो पीट के भगा रही है जनता इनको। आपने ये लाइन पकड़ ली है कि पीट पीट के, फिर ये लोग कह देंगे कि आपका कैरेक्टर लगभग, क्योंकि ये लाल टोपी पे बड़ा सवाल उठाते हैं, फिर कह देंगे समाजवादी पार्टी भाई गुंडई में विश्वास करती है। हम नहीं कहते लाल टोपी दुर्गा माँ का प्रतीक है, एक स्वागन का प्रतीक है। जे इस तरह के लांछन लगाते हैं, इनकी बौखलाहट है। कह रहे थे आप ना? हाँ, मैं ये कह रहा था अनूप जी, 2 बात कहूँगा मैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक कलाकारी है। वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाएंगे, वो कहेंगे सामने वाले में ये कमी, कांग्रेस 70 साल, फलाना ये। अरे भाई, तुमने क्या किया? आप भी बताइए अनूप जी, पहले 200 वाट और 100 वाट के बल्ब हुआ करते थे, कितना बिल आता था? आज 9 वाट 5 वाट की एलईडी है, बिल कहाँ जा रहा है? लेकिन तब मीटरों में भी तो कारीगरी हो जाती थी, तब मीटरों में भी कारीगरी हो जाती थी। अभी तक कोई मेरे मित्र ये नहीं बता पाए कि बिजली के रेट हैं जो जितने पैसे में बिजली बन रही है और इतने उससे ज़्यादा में क्यों है, बताइए। आप निश्चिंत रहिए, बिजली के रेट अभी आधे हुए हैं और जैसे जैसे डिस्कॉम का घाटा कवर होगा वैसे वैसे बिजली के रेट बिल्कुल कम हो जाएंगे। और ये केवल कोरोना की परिस्थिति नहीं थी, हमारे सामने वर्तमान में चाइना का भी संकट था और भी अंतर्राष्ट्रीय हमारे ऊपर दबाव था। हम युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। शायद जो गंभीर क्या कहते हैं, आ गए अपने पॉलिसी पे? ये अपने पॉलिसी पे आ गए। मैंने अनूप जी आपसे कहा था ना, इनके पास कुछ नहीं है, इनके चाइना आ गया, युद्ध आ गया, अभी हिंदू मुस्लिम भी आ गया धीरे धीरे। आप थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। धीरे जो परिस्थिति, जिस परिस्थिति में देश खड़ा था, उस परिस्थिति में और भी जरूरी चीजें थी, तो यहाँ हम उसमें कटौती करके उसमें रिस्क नहीं ले सकते थे। मैं इनसे पूछता हूँ,
हम जिस टाइम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लैपटॉप दे रहे थे तो ये आलोचना कर रहे थे सब, उस पर अखिलेश जी की फोटो आ रही है, ये योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की नमक की थैली पर जो 16-17 रुपए की आती है वो भी नमक ठीक नहीं है, इस तरीके की इनकी भाषा शैली है। में क्या नई बात है, जनता से सरकार का तो यही मैनेजमेंट है, जनता के जो स्रोत से पैसे लेना, और उसको पहले तो ये जनता से पैसे लेकर के अपने जेब भरते थे, अपने भाई भतीजों को सांसद विधायक बनाते थे। लैपटॉप पे अखिलेश जी की फोटो बुराई लगती है, लेकिन नमक की थैली पर कहते हैं कि फोटो आ जाती है। नहीं, लैपटॉप पर अखिलेश जी की फोटो पे कभी बुराई नहीं लगी, किसने बुराई की? भाजपा वाले आलोचना करते थे हमारे नेता की कि युवाओं को लैपटॉप देते, कोई उनका बच्चा पढ़ लिख करके। और जहाँ तक देखिए लैपटॉप की बात हो, हर पार्टी अपना अपना वो करती है। आज जो कोरोना महामारी में बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बनाया गया 100 सैया अस्पताल, विरोध का तो ये था कि अब इस समय कोरोना काल में जब हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रहे थे तो इन्हीं के नेता कह रहे थे कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। आज जो इतनी जानें बच रही हैं, इतने लोग आज कोरोना से बच रहे हैं, उसका कारण ये वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीन का ही विरोध कर रहे हैं। बाद ये लोग कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग एक बड़ा प्रचार करते हैं कि वैक्सीन हम दे रहे हैं। साहब, आज तक जितनी भी वैक्सीन आई है, चेचक की आई हो, हैजा की आई हो, जिसकी भी वैक्सीन आई हो, छोटे बच्चों की, पोलियो की आई हो, कौन देता है? सरकार देती है ना, मायावती ने बनाई है, है, सरकार देती किसी है। भारत में सरकार वैक्सीनेशन देती बने है, हैं? सरकार भारत तो देती है। WHO की सहायता से बाहर से देती फॉर्मूला है। लेकर के वैक्सीन लगाती थी। ये तो हम लोग गौरवान्वित, भारत का हर नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि दुनिया ने भारत के इस पराक्रम को देखा कि हमने भारत की इतनी बड़ी जनता के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम। WHO ने पहले ही मना कर दिया था कि ये वैक्सीन जो कारगर नहीं है। WHO ने मना किया नहीं ये पटेल साहब, इसको आप कहीं भी नहीं बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कोर्ट है, और शायद ये वैक्सीन का ही नतीजा है कि ये तीसरी वेव, भले ही उसमें ओमिक्रॉन भी क्यों ना आ गया हो, फिर भी लोग इतने इफेक्टेड नहीं हुए। भारत के वैज्ञानिकों को हम सम्मान करेंगे। ना तो ये वैक्सीन भाजपा ने बनाई है, ना कांग्रेस ने बनाई है, ना समाजवादी पार्टी। लेकिन जिसका शासन काल है उसे तो आप मानेंगे ना। ऐसे नहीं देंगे, ये भारत के वैज्ञानिकों का है जो यहाँ पढ़े हैं। क्या होता है, जनता समझ रही है, जनता है, किसी सरकार का है, इसमें कोई जनता को सब समझ में आ रहा है। कौन जनता को ये भी समझ में आ रहा है, योगी आदित्यनाथ गर्मी निकालने की मार मार के भागने पे क्यों अटक गई आपकी सुई? जनता के लिए काम करते, जनता रखते हैं ना इनको, प्यार से रखती। अनूप जी, ये गुंडा तत्व हैं, इनकी सोच और विचार में मारपीट ही लगी हुई है, और इनका व्यवहार ये रहा है। अभी देख ले, जिला अध्यक्ष, भाजपा की जिला अध्यक्ष क्या कह रही थी, एक पुलिसकर्मी से वर्दी उतरवा दूंगी। वृंदावन का अगर योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसे गुंडा तत्वों को हमने चिन्हित कर लिया है, और कितना कौन मार के धमकी दे रहे हैं आप धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। जितने भी गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी गुंडे हैं वो इस बात को नोट कर लें, उन सबको चिन्हित पहले भी उनको कहाँ कर दिया था, और इस बार दोबारा अगर सरकार बनेगी तो जो ये मारपीट की बात कर रहे हैं उन सबको चिन्हित कर। अखिलेश सरकार में बस बहन बेटी छेड़छाड़ होता है, गुंडा राज होता है। बीजेपी का ही है, हाथरस की घटना भी बीजेपी की है। हाथरस कांड भूल गए, हाथरस का कांड भूल गए, जो कि हिंदू रीति रिवाज के साथ बड़े मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, उसका अंतिम संस्कार बड़े रीति रिवाज से कराया जाता है, रात में फूंक देते हैं। ये इनका चरित्र है भाजपा वालों का। ऐसे चरित्र के लोग हैं ये। मंच से तो मोदी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को प्रणाम करते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, और इनकी शाखाओं में नाथूराम गौडसे की पूजा की जाती है। तो इनसे तो मुझे बात करने का इस विषय पर टॉपिक ही नहीं बनता है। ये सब तो नाथूराम गौडसे की पूजा कहीं संघ की शाखा में नहीं की जाती। अरे सर, कौन कर रहा है? इनके नेता कहते हैं, इनके शाखाओं के लोग कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? केवल और केवल असत्य पे इनका पटरी चल रही है, गाड़ी चल रही है। इन लोगों को भाजपा की समझ नहीं है। ये जो फेसबुकिया लोग हैं, भाजपा कांग्रेसी है तो भाजपा की समझ कैसे रखें? ये हर एक को भाजपा नहीं समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत लोग हैं वही भाजपा है, जब बाकी कौन क्या कहता है, क्या सुनता है। पंजाबी कांड को न भूले कांग्रेसी। एक हत्या के लिए कितनी हत्याएं की गई, कितने शहरों में, कितने जिलों में, कितने राज्यों में एक व्यक्ति की मृत्यु कितनी बड़ी थी? क्या पूरे समाज का दोष था? मथुरा जिले में भी बहुत पंजाबी बताता है। वो इस बात को अगर सुन रहे हो तो ध्यान कर लें। 84 में और पंजाब में भी चुनाव है। वो जनता का रोष था। जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चश्मा चढ़ा हुआ है, हो सकता है उस समय भी आपके संग में कोई बात जुड़े तो वो जनता का रोष, और मतलब हम सही और सब गलत। नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये अपनी बात रख रहे हैं। लुटेरों ने भले लोगों की दुकानों को लूटा, ऐसा है, बाजारों में लूट हुई। अरे सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। अनूप जी, जनता का रोष है। और देश का मुखिया इंदिरा गांधी जी को आज भी आयरन लेडी बोला जाता है। संसद में इन्हीं के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा कहा था। एक दुर्गा है, उसको देवी की तरह पूछते हैं। तो क्या इंदिरा जी ने, मतलब सोचिए उनका कितना सम्मान है, पूरे विश्व में उनका सम्मान है। क्या इंदिरा जी को कष्ट नहीं हुआ होगा कि उनकी मौत के बाद जो नरसंहार हुआ? बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। जिन लोगों ने, मैं गौर बसना करता हूँ इस घटना की। उस समय शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, बहुत छोटा होऊंगा, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन जो सुना है, मैं सुनता आया हूँ। लौट के जल्दी से टॉपिक पे आते हैं, जल्दी बताइए कि क्या चल रहा है। अब फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं।
कैसे बनेगा आपकी जीत का आधार? यहां से चलते हुए हम आखिर तक पहुंचेंगे। हवाई बातें मत करिए। बाहर से आया हुआ प्रत्याशी पहले के प्रत्याशी की तुलना में भी कमजोर बताया जा रहा है। आप इस समय रेस से बाहर बताए जा रहे हैं, कैसे जीत पाएंगे? हम लोगों का सीधा सा है, आप देख लीजिए, मुस्लिम वोट सारे समाज का हमें पड़ रहा है और बाकी का जितने वर्ग हैं सारा समाज को हमका वोट पड़ रहा है। कल मैंने एसके शर्मा साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा प्रदीप माथुर रेस से बाहर है, मेरी टक्कर भाजपा से है। उन्होंने साफ साफ कहा कि टक्कर उनकी भाजपा से है, रेस में नहीं है आप लोग। कौन कह रहा है? हम तो जीत रहे हैं अनूप जी, हम जीत रहे हैं, 100% हम जीत रहे हैं। मायने वो आधार बताइए जल्दी से। प्रदीप माथुर द्वारा किए गए विकास और भाजपा का रोष, कोरोना काल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 उपलब्धियां गिना दें, शिक्षा के क्षेत्र में मथुरा जिले में 5 उपलब्धियां गिना दें। प्रदीप माथुर कहाँ थे जब मुस्लिम नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा था? जब कोरोना काल में प्रदीप माथुर कहाँ थे जब भूख से मर रहे थे लोग? बताइए, यहाँ पर तो आपके सपा ही केवल मुस्लिम समाज का वोट चाहिए उनको। नहीं, कौन कर रहा है? मुस्लिम समाज के वोट लेने के लिए वो आए थे, मगर मुस्लिम समाज के साथ कभी कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के पास ठेकेदारी है कि उसे मुस्लिम वोट चाहिए। मुसलमान अपने दिमाग से सोचेगा ना, उसे आप कैसे सोचवा लेंगे? आपके अच्छे कार्य होंगे तो आपकी तरह सोच लेगा, इनके अच्छे कार्य, आपका कोई ठेका है उस पे? समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से सहयोग किया। लोग पूरे कोरोना काल में आटे से लेकर चावल दे के पूरा सहयोग। एसके शर्मा मुझसे अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आधे में अधभर, बाकी में सब घर। दूसरी बात वो कहते हैं कि मेरी टक्कर भाजपा से और आधे में मैं हूं, तो इसका मतलब कांग्रेस रेस से बाहर, सपा रेस से बाहर। जी, मैंने आपको आंकड़े बताए कि प्रदीप माथुर साहब को कभी 54,000 वोटों से ज्यादा नहीं मिले, और मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूँ। आपका विश्वास है कि पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, मार्च में तैयारी कर रहे थे, उन्हें ज्यादा मिल जाएंगे? निश्चित मिलेंगे, उनकी ईमानदार छवि पे मिलेंगे। उनका कार्यकर्ता जो इस तरीके से पढ़ा लिखा कार्यकर्ता, नौजवान सभी के, गरीब मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, सवर्ण, अगर्ण, सबके साथ उनको लेकर के चल रहे हैं। और उनको मैंने सर राघवेंद्र जी, मुश्किल से जुमा 1 महीना मुश्किल से उन्हें मिला तैयारी का, ऐसे में कहाँ से ले आएंगे आप वोट? वोट तो पब्लिक दे रही है, पब्लिक की आवाज है। एसके शर्मा अब की बार सबका हमला आपने झेल लिया। स्वाभाविक रूप से जो सत्ता में है उसे अपोजिशन का हमला झेलना ही है, जनता का हमला झेलना है। आपके पास जीत का आधार क्या? भाजपा के पास जीत का आधार क्या? सबका साथ, सबका विकास, बिना भेदभाव के सभी लोगों का काम हुआ, सभी योजनाओं का सबको लाभ मिला और मथुरा को विश्व के पटल पर एक विकसित शहर बनाना, सभी छोटे छोटे जो भगवान के लीला स्थल थे सबको तीर्थस्थल घोषित किया। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से पूरे ब्रज 84 कोष के विकास का संकल्प। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश पटेल, आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राघवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया, अनाम और आप सभी साथियों का। बस हो गई ये बात, आज बात अभी चलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। अभी आप इस चर्चा को कितनी भी देर तक करते रहिए, होती रहेगी। लेकिन हमने आज युवा नेताओं को बुलाया था, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के युवा चेहरों को, और उनसे हमने उनके मुद्दे जाने, उनका जीत का आधार समझने की कोशिश की। सबके पास अपने अपने दावे हैं। कोई 80,000 वोटों को तो इस समय रखे हुए उससे आगे की रेस में है, एक कोई जीत के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, दूसरे भी जीत के नजदीक पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता का ये कहना है कि अब तक हमने जो अपनी पॉलिसी रखी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही हमारी जीत का आधार बनेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मथुरा वृंदावन विधानसभा चुनाव में चुनाव अपनी एक नई करवट ले गया है। अब जितने भी दिन बाकी बचे हैं वो बहुत ही करो या मरो वाले हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव जिस तरीके से उठा था और जिस स्थान पर आज पहुंचा है, वहां बहुत सारी करवटें बदल के एक नया परिदृश्य नजर आ रहा है। इसमें कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा ने संभवतः मथुरा वृंदावन विधानसभा के चुनाव को कुछ नई करवट दिलवा दी है। इंतजार करिए, पहले तो 10 फरवरी को मतदान होना है, फिर 10 मार्च को चुनाव परिणाम आना है। देखते हैं किसकी मेहनत, किसके अपने दावे वो सच्चाई में बदल पाते हैं। ये था हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन IRA। मुझे मेरे साथी कैमरामैन अजय यादव के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।